Welcome to this session of History of India, Indian National Freedom Struggle. And we are approaching this topic through Governor Generals. And now I'm going to start with Lord Hastings. Okay, I would like to share my screen. Here is my screen in front of you. Look. Can you see my screen now? Can you see my screen now? This is Lord Hastings, 1813 to 1823. He adopted the policy of इंटरवेंशन एंड वार, जहां पर कुछ गवर्नर जनरल्स ने पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन फॉलो की, वहां पर इन शार्प कॉन्ट्रास्ट ये ऐसे गवर्नर जनरल थे जो कि इंटरवीन करते थे, ठीक है, राजाओं के काम करने के तरीके में कि कैसा काम कर रहे हैं। अगर कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है तो माल एडमिनिस्ट्रेशन के ग्राउंड पर, ठीक है, उसको उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते थे। ठीक है जी। तो इनका टाइम पीरियड 1813 से 1823 लंबा पीरियड था। सेकंड चार्टर एक्ट इनके समय में आया, वो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, आप लिख लीजिए। सेकंड चार्टर एक्ट 1813, सेकंड चार्टर एक्ट 1813 में मैंने बताया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद हर 20 साल के बाद चार्टर एक्ट आना चाहिए था। तो जो पहला चार्टर एक्ट आया वो कब आया? देखिए, मैंने अभी क्या बताया कि 1793 में आया पहला चार्टर एक्ट। कैसे? 1773 प्लस 20। फिर सेकंड चार्टर एक्ट जो आया वो आया 1813। क्लियर? ओके, और आगे चलते हैं अब हम। ठीक है, एंग्लो नेपाल वॉर, ये देखिए, एंग्लो नेपाल वॉर 1813 से 1823। This is the second big thing which goes into the account of Lord Hastings. Okay? और जो ये सेकंड चार्टर एक्ट आया था ये किसके लिए फेमस था वो भी बता दूंगा। ठीक है, सेकंड चार्टर एक्ट of 1813 by which English company ceased to be a trading body except the monopoly over the trade of tea, कॉफी, ओपियम एंड अ फ्यू कमोडिटीज। जो ये सेकंड चार्टर एक्ट आया था 1813 में, वो किसके लिए फेमस था? लंबा समय हो चुका था ब्रिटिशर्स को यहाँ पर राज करते हुए। ठीक है, तो अब वो कहते हम ट्रेडर्स वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है, हम सिर्फ गवर्नमेंट संभालेंगे, हम गवर्नमेंट का काम करेंगे। लेकिन कुछ चीजों के ट्रेड में उन्होंने अपने एक्सक्लूसिव राइट्स मेंटेन किए थे, और वो क्या थे? चाय, कॉफी और अफीम, ओपियम और कुछ और छोटी मोटी और कॉमोडिटीज। ठीक है जी, और बताता हूँ आपको इसके बारे में। ये जो चार्टर एक्ट 1813 का पास हुआ, it was in the background of the proclamation of British paramountcy and the English company emerging as a paramount and political power in India। कि भारत की जो सबसे बड़ी ताकत बन गई वो कौन बन गई? ब्रिटिश ताकत, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये डिक्लेरेशन, क्योंकि इसके 20 साल के बाद 1833 में क्या हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक को डिक्लेयर कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अभी तक क्या था? सिर्फ कलकत्ता का गवर्नर जनरल था, मैड्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गवर्नर अब तक गवर्नर्स ही थे। आर्मी वाली पावर्स उनके पास नहीं थी। आर्मी वाली पावर सिर्फ किसके पास थी? कलकत्ता के गवर्नर के पास, इसलिए उसका रहेगा गवर्नर जनरल। लेकिन 1813 में जो ये इन्होंने कहा अब हम सिर्फ गवर्नमेंट का काम संभालेंगे, हम तो सरकार है। इट वॉज, फिर से बोल रहा हूं, this 1813 act was passed in the background of the proclamation of British paramountcy and the English company emerging as a paramount and political power in India।
भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर बन गए। ओके, और व्हेन द ब्रिटिशर्स, when they ceased to be a trading body, it opened India's trade for the private English merchants. और जो इंग्लैंड के प्राइवेट इंग्लिश मर्चेंट्स थे जो अभी तक रुके हुए थे, उनको भी भारत में ट्रेड करना अलाउ हो गया था। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा इसके बारे में, एंग्लो नेपाल वार के बारे में। ठीक है जी, ये लीजिए, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी इसमें देना चाहूंगा थ्रू नेट। ये देखिए, हियर वी गो। हियर इट इज, एंग्लो नेपाली वार 1814 to 1816, also known as Gurkha War, was fought between the Kingdom of Gorkha, present a Federal Democratic Republic of Nepal, and the East India Company as a result of border disputes and ambitious expansionism of both the belligerent parties. ठीक है जी, इसको हम एंग्लो नेपालीज वार के नाम से जानते हैं और गोरखा वार के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? और इसके बारे में कोई जो ट्रीटी हुई थी वो कौन सी थी, वो आपको पता रहना चाहिए। ट्रीटी ऑफ सुगौली, the war ended with the signing of the treaty of Sugauli in 1816, which ceded some Nepalese controlled territories. नेपाली एरियाज कुछ ऐसे थे, ठीक है, जिन पहले वो एरिया नेपालियों के कंट्रोल में था, लेकिन अब वो किसी कंट्रोल में आ गया, ये ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया। Both Gorkhas and Britishers, they were very ambitious people. Okay, और अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ठीक है, वो क्लोजली टाइड विद ब्रिटिश एम्पायर थी। ठीक है, एंड विद द सपोर्ट ऑफ नेटिव स्टेट लाइक गढ़वाल किंगडम का सपोर्ट था, पटियाला का, सिक्किम का। ठीक है, तो एक बड़ी ताकत बन चुका था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सब कुछ आप यहाँ से भी बाद में चाहे तो देख सकते हैं। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है थर्ड एंग्लो मराठा वार। तीसरी थर्ड एंग्लो मराठा वार भी लॉर्ड हेस्टिंग्स के खाते में जाती है। थर्ड एंग्लो मराठा वार। ओके, मैं एंग्लो मराठा वार के बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको देना चाहूंगा। ये लीजिए, दिस इज एंग्लो मराठा वार्स। ये देखिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीन एंग्लो मराठा वार्स आपके सामने है। एंग्लो मराठा वार्स वर थ्री वार्स फॉट इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठास। और ये इनके टाइम पीरियड्स हैं, 1775 to 1782, 1803 से 1805, और फिर 1817 से 1818। इसको पिंडारी वार्स भी कहते हैं, थर्ड एंग्लो मराठा वार को। ठीक है जी, और इसकी अगर हम गहराई में जाएं, ये देखिए, थर्ड के सबसे पहले तो फर्स्ट में ब्रिटिशर्स के पास कुछ एरियाज बच तो गए थे, लेकिन इन मेजर अगर बात करें तो मराठा जो थे वो जीत गए थे। फर्स्ट ऑफ थ्री एंग्लो फॉट बिटवीन इंग्लिश एंड मराठा। वार बिगैन विद द ट्रीटी ऑफ सूरत एंड एंड विद ट्रीटी ऑफ सालबाई। ठीक है जी, माधव राव पेशवा की डेथ हुई 1772 में। उसका भाई था नारायण राव जो कि पेशवा बना। ठीक है, पेशवा ऑफ द मराठा एम्पायर। नारायण राव का मर्डर हुआ। ठीक है, और हिज अंकल रघुनाथ राव, ठीक है, बिकेम द पेशवा। लेकिन नारायण राव की जो वाइफ थी गंगाबाई, ठीक है, उसने अपने बच्चे को जन्म दिया और गद्दी पर बिठा दिया। ठीक है, और ये छोटा बच्चा जो था उसका नाम रखा गया सवाई माधवराव। ठीक है, सवाई वर्ड का मतलब है 1.25। ठीक है जी, सवा। ओके, सवाई माधवराव। ओके, कि माधवराव से भी एक स्टेप आ गया, उसका सवा है ये। देन 12 Maratha chiefs known as Bar Bhai and led by Nana Fadnavis directly an effort to install the infant as the new Peshwa and to rule in his name as the regents. लेकिन रघुनाथ राव को ये बात पसंद नहीं थी। Raghunath Rao, unwilling to give up his position of power,
sought help from the British at Bombay and signed the Treaty of Surat. According to the treaty, Raghunath Rao ceded the territories of Salsate and Bassein to the British, along with part of revenues from Surat and Bharuch districts. In return, British promised to provide Raghunath Rao with 2,500 soldiers. 2,500 की फौज मिल गई रघुनाथ राव को. फिर क्या हुआ? British Calcutta Council condemned the Treaty of Surat, sending Colonel Upton to Pune to annul it and make a new treaty with the Regency. The Treaty of Purandhar annulled that of Surat. Raghunath Rao was pensioned and his cause abandoned, but the revenues of Salsate and Bharuch districts were retained by the Britishers. Bombay government rejected this new treaty and gave refuge to Raghunath Rao. In 1777, Nana Fadnavis violated his treaty with the Calcutta Council by granting the French a port on the west coast. The English retaliated by sending a force towards Pune. ठीक है जी. तो इस तरह से रघुनाथ राव के साथ मिल गए ब्रिटिशर्स अगेंस्ट नारायण राव वाइफ, ठीक है, गंगूबाई एंड सवाई माधव राव. ओके, तो ये कहानी थी किसकी? फर्स्ट एंग्लो मराठा वार. फिर आती है सेकंड एंग्लो मराठा वार. ये भी देखो, सेकंड कन्फ्लिक्ट बिटवीन कंपनी एंड मराठा एम्पायर क्या हुआ? British had supported the fugitive Peshwa Raghunath Rao in the first Anglo-Maratha War, continued with his fugitive son Baji Rao too. ठीक है जी. पहले रघुनाथ राव को सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स ने और फिर बाजीराव टू को सपोर्ट किया. Though not as martial in his courage as his father, the son was a past master in deceit and intrigue. Coupled with his cruel streak, Bajirao too soon provoked the enmity of Yashwantrao Holkar when he had one of Holkar's relatives killed. Maratha Empire at that time consisted of a confederacy of 5 major chiefs. The Peshwa at the capital of the Pune, the Gaikwad chief of Baroda, Sindhia chief of Gwalior, Holkar chief of Indore, and Bhosle chief of Nagpur. The Maratha chiefs were engaged in internal quarrels. Lord Mornington, the Governor General of British India, had repeatedly offered a subsidiary treaty to the Peshwa and Sindhia, but Nana Fadnavis refused strongly. अब ये जो वार हुई, ये देखिए, इसका आखिर में देख लो बस सीधा. Conclusion of the war. Raghoji II Bhosle of Nagpur signed the Treaty of Devgaon, okay, in Odisha with the British after the Battle of Argaon. Nothing much more. छोड़ दो इसको, सीधा थर्ड पर आते हैं. एक रफ आइडिया ले रहे हैं बस हम. मराठास का चैप्टर हुआ अलग से पढ़ाऊंगा अलग से. Third Anglo-Maratha War was the final decisive conflict. The war left the company in control of most of India. इस तरह से पूरा मराठा एम्पायर खत्म हो गया, सभी पेशनर्स बन गए और सारा कंट्रोल किसके हाथ में आ गया? ब्रिटिशर्स के. The British were outnumbered. The Maratha army was decimated. Number of soldiers किसके पास ज्यादा थे? मराठास के पास. ब्रिटिशर्स के पास कम थे, मगर फिर भी ब्रिटिशर्स जीत गए और मराठास हार गए थे. The troops were led by Governor General Hastings. Okay, ये वॉरेन हेस्टिंग नहीं है. गवर्नर जनरल हेस्टिंग टोटली डिफरेंट है. ओके, और पेशवा बाजीराव टू's forces supported by those of Budhoji Bhosle and this pressure diplomacy British victories were swift, resulting in the breakup of the Maratha Empire and the loss of Maratha independence. किस तरह से धीरे धीरे 3 लड़ाइयों में ब्रिटिशर्स ने खत्म कर दिया मराठास को. सभी मराठा क्या बन गए? उनके पेंशनर्स बन गए. क्लियर? अब आगे चलते हैं. ठीक है जी. दैट्स ऑल फॉर लॉर्ड हेस्टिंग्स. और अब हम इसके बाद अगले गवर्नर जनरल के बारे में डिस्कस करेंगे और उनका नाम क्या है. 1823 तक हमने स्टडी कर लिया है. वेट, अभी कुछ और पॉइंट्स भी निकल आए हैं.
हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मिस होने जा रहा था हमसे। इंट्रोड्यूस द रेओतवारी सेटलमेंट। ये देखिए, रेओतवारी सेटलमेंट इन मद्रास बाय थॉमस म्यूड्रो द गवर्नर। थॉमस म्यूड्रो उस टाइम गवर्नर थे किसके? मद्रास के। और वो लेकर आए रेओतवारी सेटलमेंट। रेओतवारी सिस्टम बहुत ही फेमस सिस्टम था ब्रिटिशर्स का। थोड़ा सी जानकारी इसके बारे में भी दूंगा। ये देखिए, द इस्टेब्लिशमेंट, ये क्या था रेओतवारी सिस्टम? Establishment of British rule in South and Southwestern India brought new problems of land settlement. ये देखिए, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, रेतवारी और महलवारी, ये दो सिस्टम थे। ये देखिए, ये आ गया रेतवारी सिस्टम के बारे में। दिस इज रेतवारी सिस्टम। ये देखिए, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं आपको रेतवारी सिस्टम के मेन पॉइंट्स। ये आपके आगे आ रहा है रेतवारी सिस्टम। रेतवारी महलवारी दोनों आपको पता होनी चाहिए। समझिए, दिस सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज इंस्टीट्यूटेड बाय सर थॉमस म्यूड्रो। ठीक है, और किसके टाइम में हुआ था? हेस्टिंग के समय में। और मद्रास और बॉम्बे में ये चलता था, और साथ ही साथ ये कहाँ आया? असम और कुर्ग प्रोविंस में भी। ठीक है जी, ये नॉर्थ ईस्ट में भी। फिर इन दिस सिस्टम द पीजेंट्स और कल्टीवेटर्स वर रिगार्डेड एज द ओनर्स ऑफ लैंड। जो खेती कर रहा है एक जमीन पर, उसको उसका मालिक मान के चला जाएगा। दे हैड ओनरशिप राइट्स, कुड सेल, मॉर्टगेज और गिफ्ट द लैंड। और खेती करने वाले ना सिर्फ उसका ओनरशिप राइट रखते हैं, उसे बेच सकते हैं, उसको गिरवी दे सकते हैं जमीन को, और उसको गिफ्ट भी कर सकते हैं। और द टैक्सेस वर डायरेक्टली कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट। डायरेक्ट टैक्स लिया जाएगा टैक्स। और रेट क्या होंगे? जो सूखा इलाका है उस पर 50%, और जो वेट है वो है 60%। रेट्स वर हाई, rates were high, and unlike the permanent system they were open to being increased। ये बढ़ाए भी जा सकते थे। okay, if they failed to pay taxes they were evicted। अगर वो टैक्स नहीं दे पाते तो उन्हें जमीन से हटा दिया जाता था। रयात वर्ड का मतलब क्या है? पीजेंट कल्टीवेटर्स। ठीक है, देयर वर नो मिडलमैन इन दिस। जैसे जमींदारी सिस्टम में जमींदार एक मिडलमैन होता था, वैसे यहाँ कोई मिडलमैन नहीं है। ओके, नो मिडलमैन इन एज इन द जमींदारी सिस्टम। बट सिंस हाई टैक्सेस हैड टू बी पेड ओनली इन कैश, no option of paying in kind, the problem of money lenders came into the show। they further burden the peasants। अब प्रॉब्लम क्या थी? 50% टैक्स देना है सूखी जमीन का, 60% जितना माल तैयार हो रहा है उसका 60% देना होगा। ठीक है, और कैश में पे करना होगा। अगर माल नहीं बिक रहा है तो जो रेयट्स है, जो पीजेंट्स है, उनको मनी लेंडर के पास जाना पड़ेगा, और मनी लेंडर भी उन्हें निचोड़ते थे। इस तरह से खेती करने वालों के पास बचता ही क्या था? समझ में आया आपको? देन ये एक और सिस्टम आया था, महलवारी सिस्टम, जो लेकर आया था लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो इसके बाद करवाया जाएगा। मैं अभी आपको बता देता हूँ महलवारी सिस्टम क्या था। पहला, गवर्नमेंट ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक, गवर्नर ऑफ इंडिया, इंट्रोड्यूस द महलवारी सिस्टम। दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, आगरा, सेंट्रल प्रोविंस, जितना भी इंडो गेजेटिक प्लेन का एरिया है यूपी वाला, वो सारा इसमें आएगा। और इसके अंदर दोनों का मिक्स था, जमींदारी सिस्टम का और रेतवारी सिस्टम का। ठीक है, जमीन को बांट दिया गया था कुछ महलों में, लैंड इनटू महल्स। समटाइम्स अ महल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय वन और मोर विलेजेस। एक या दो या तीन कुछ गांवों को मिला के एक महल बनता था। ठीक है जी, ये पैलेस मत मानना इसका मतलब, महल का मतलब। टैक्स वाज असेस्ड, और हर महल के हिसाब से टैक्स लगता था।
इस महल पर इतना टैक्स। हर जो फार्मर है वो अपना शेयर देता था, ठीक है। ओनरशिप राइट्स यहाँ पर भी खेती करने वाले पीजेंट्स के पास ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे मिडलमैन था। रेवेन्यू इकट्ठा करेगा हेडमैन, यानी कि जमींदार टाइप आदमी, एक सरपंच टाइप। इससे एवरेज रेंट्स, इट इंट्रोड्यूस द एवरेज रेंट फॉर डिफरेंट सॉइल्स। अलग तरह की मिट्टी के लिए अलग तरह का रेंट होना शुरू हो गया, ठीक है। द स्टेट शेयर was 66% of the rental value. The settlement was agreed upon for 30 years. 30 साल के लिए एक एग्री होता था, और 66% किसके पास जाएगा? ब्रिटिशर्स के पास। द स्टेट शेयर ऑफ रेवेन्यू was 66%, यानी 2/3। Then system was called modified zamindari system because the village headman virtually became a zamindar। क्योंकि ऑफ कोर्स ये जमींदारी सिस्टम नहीं था, पर जमींदारी से कम भी नहीं था। जो हेडमैन था, जो सबसे टैक्स इकट्ठा करके सरकार को देगा, ऑफ कोर्स वो एक जमींदार जैसी बॉडी बन जाया करता था। एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना चाहेंगे यहाँ पर? ये था रेतवारी सिस्टम जो मैंने अभी कराया आपको। फिर ट्रीटी ऑफ सांगली, संगली हुई थी गोरखास के साथ, जो मैंने बताया था गोरखा वार हुई थी। ट्रीटी ऑफ पूना विद पेशवा, ये एग्रो मराठा वार्स के दौरान। फिर सप्रेशन ऑफ पिंडारीज, ठीक है। अब पिंडारीज क्या है ये बताना चाहिए आपको। बता दूं, थर्ड एंग्लो मराठा वार को पिंडारी वार भी कहते थे। ये देखिए, अब हम पिंडारीज के बारे में डिस्कस करेंगे। पिंडारी, पिंडारी, they were irregular military plunderers and foragers in 17th through early 19th century. Indian supporters who accompanied initially the Muslim army, later the Maratha army, and finally on their own before being eliminated in the 1870-1888 Pindari War. They were unpaid, and their compensation was entirely the loot they plundered during the war. They were horsemen, foot brigades, and partially armed, creating chaos and delivering intelligence about the enemy positions. The earliest mention of them is found during Aurangzeb's campaign in the Deccan, but their role expanded with the Maratha armed campaign against Mughal Empire। समझिए, ये कुछ ऐसे लोग होते थे जो राजा की फौज को सपोर्ट करते थे, ठीक है। उनको लड़ाइयों में हेल्प करते थे, घोड़ों के द्वारा भी, घोड़ों पर भी, और पैदल सैनिकों के रूप में भी। फिर इधर की खबर उधर देना, इसमें पिंडारियों का काम होता था। और ये जो पिंडारी हुआ करते थे, पहले कभी ये मुस्लिम इन्वेडर्स के साथ होते थे, फिर मुगलों के साथ भी होते थे। इवन की औरंगजेब के भी डेक्कन डेक्कन के ऊपर जीत के अंदर भी का रोल है। बाद में फिर मराठों को सपोर्ट किया, मगर फाइनली ब्रिटिशर्स ने इनको खत्म कर दिया 1817 1811 1818 में, ठीक है जी। इसीलिए एंग्लो मराठा वार को हम और क्या कहते हैं? पिंडारी वार। उसमें खत्म हो गए थे। यहाँ पर खत्म होता है हमारे ये वाले गवर्नर जनरल का टॉपिक। 1813 से 1823 था लॉर्ड हेस्टिंग्स, पर ये लॉर्ड हेस्टिंग का वॉरेन हेस्टिंग से लेना देना नहीं है। ओके, with this I should end the session today. Any question, any query? कुछ पूछना चाहेंगे आप? नो सर। ठीक है, इसको थोड़ा आप भी गूगल भी कीजिएगा, पढ़िएगा भी। ओके, आई एंड दिस सेशन हियर। बाय बाय, सी यू। कल हम करेंगे लॉर्ड एमहर्स।